इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा में इस बार हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने आर्मी के कैप्टन से लेकर आईएएस तक का जो सफ़र है बड़ी बखूबी तय किया। हमारे साथ हैं नूंह जिले के टीसी कैप्टन शक्ति सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो इस जर्नी के बारे में ही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी और हम भी कि आपने जो शुरुआत की बतौर कैप्टन, आप आर्मी में थे और उसके बाद आज आईएएस हैं, तो ये पूरी जर्नी क्या थी, किस तरह से पूरा ये सफ़र तय किया? देखिए, मैं स्कूलिंग मेरी एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई गोहाना में। माय मदर वाज ए डॉक्टर, तो गोहाना गवर्नमेंट हाई स्कूल उस वक्त सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। आजकल अनफॉर्चुनेटली कहते हैं जी गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, बट आई नो फैसिलिटीज़ नहीं थी। प्लेग्राउंड में पढ़ते थे हम, 10th क्लास को ही क्लासरूम मिलता था। वहाँ से करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से, और कोशिश की थी डॉक्टर बनने की, किसी वजह से रह गया 1-2 नंबर से। आई वाज फर्स्ट इन द वेटिंग एंड दैट ईयर नोबडी लेफ्ट, बट फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरा सिलेक्शन हो गया यूपीएससी के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन में, उसको सीडीएस बोलते हैं। तो वहाँ से फिर 5 साल की सर्विस के बाद 95 में आई केम बैक, बिकॉज शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक ऑप्शन होता है, यू कैन लीव आफ्टर 5 years। सो आई केम बैक 95, और 95 के बाद 2-3 साल मैंने फिर से पढ़ाई की। आई डिड माई LLB ड्यूरिंग दैट पीरियड। इग्नू से मैंने MBA लगभग पूरी की, 2-3 डिप्लोमास हो गए थे। 99 में आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो ये जो 5 साल का आपका जो आर्मी का एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा, और उसके बाद ये कहाँ से मन में आया कि नहीं, अब आपको जो है हरियाणा सर्विसेज और आगे कुछ और प्लान करना है लाइफ में? ये खुद का डिसीजन था या परिवार ने कहीं एक डिसीजन लिया कि कुछ अलग किया जाए? इट वॉज ड्यूअल सॉर्ट ऑफ थिंग। लाइक मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। आफ्टर अराउंड 1.5 years माई यंगर ब्रदर ऑल्सो गॉट कमीशन। छोटे वाले भाई का भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया। फिर कहीं बात आई, पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम 2 भाई हो, दोनों ही आर्मी चले गए, तो एक तो यहाँ भी आ जाओ हमारे पास। तो छोटा ब्रदर जो था वो इन्फेंट्री में था, तो ही सेड कि यार मेरे प्रमोशन के स्कोप्स ज़्यादा हैं। आई वॉज इन दी एयर डिफेंस आर्टिलरी। तो उसने कहा भाई तू छोड़ दे। ऐसे ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। हालांकि इट वॉज वेरी फनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, बिकॉज क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर से और वापस एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाना। एंड बिसाइड्स आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम, सो आई मस्ट थैंक माई फैमिली दैट दे सपोर्टेड माई डिसीजन। वापस आके तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड। अदरवाइज पैरेलली तो मैंने LLB और MBA कर ही लिया था। तैयारियाँ और भी थी बैकअप के लिए कि ये नहीं तो ये सारी तैयारी रहेगी। आप परिवार की बात करें सर, परिवार में कौन कौन है? माई फैमिली में माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन BMS डॉक्टर। मेरी बिटिया जो है बड़ी हैं, वो इस वक्त PhD कर रही हैं इकोनॉमिक्स से पंजाब यूनिवर्सिटी से। बेटा मेरा LLB कर रहा है जनरल यूनिवर्सिटी से, ही इज़ इन 4th year। तो बच्चों के लिए नहीं तय किया कि सरकारी जॉब में आए, IAS IPS बने? एक मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था 10th के बाद। आई इंसिस्टेड फॉर माई डॉटर कि बेटा 12th तक तो साइंस लेना पड़ेगा, basically to develop that scientific temperament. Somehow I found that she was not very happy with that. She performed well, no doubt. So then after 12th मैंने दोनों बच्चों को फ्री कर दिया। ऐसे बेटा whatever you want to study, it's your choice, but study well. So she decided to take economics honors, और I'm happy that she is doing wonderfully well. She is about to complete her PhD now. Similarly, my son, immediately after 10th, he said, I will take humanities. I said, go ahead, no problems. So he's also doing very well in his studies. So somehow this decision of leaving it to them, शायद लगता है कि अब उनको ये एहसास है कि चॉइस क्योंकि उनकी है तो दे बेटर परफॉर्म। बहुत अच्छा भी है ये, क्योंकि बच्चों को अपने डिसीजन लेने भी चाहिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और चूँकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, लोगों के बीच एक मैसेज भी हमेशा देते हैं, और ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जब 95 में आप आर्मी से आए, जो सर्विस आपकी रही, एक लंबा दौर रहा, वो जो चुनौतियाँ कुछ ना कुछ रही होगी कि 5 साल का जो एक आर्मी का पूरा वक्त रहा आपका, और उसके बाद अब फिर उसके बाद एक अधिकारी के तौर पर पब्लिक सर्विस में जब आप आए,
तो वहाँ किस तरह के चैलेंजेस रहे, और आज चूँकि नूह में आप डीसी के तौर पर भी हैं? एक तो आर्मी ने एक चीज़ जो सिखाई थी, सबसे बड़ी चीज़, एक तो लाइक समबडी आस्क्ड मी व्हेन आई केम बैक फ्रॉम आर्मी, तो उन्होंने किसी ने मुझे पूछा कि यार मतलब फौज से आने के बाद आप अपने आप में क्या डिफरेंट फील कर रहे हो। नॉट एग्जैक्टली बैक फ्रॉम आर्मी, जब मैं ट्रेनिंग से वापस आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया। मैंने कहा यार ऐसा है, वी आर सिटिंग इन रोहतक एट दैट टाइम, तो मैंने कहा कि अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली जाना है तो कैसे जाओगे, तो गाड़ी लेके चला जाऊँगा मैं। अगर कोई ये कह दे कि कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, यू कांट टेक एनी थिंग, नॉट इवन बाईसाइकिल, बोले फिर कैसे जाऊँगा। मैंने कहा यही डिफरेंस है, मुझे कोई कह दे, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शायद 6 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे, बट आई कैन गो। सो दिस इज़ व्हाट आर्मी टॉट मी। देखिए अचीवेबल्स तो होते ही हैं, जो नॉन अचीवेबल्स हैं, जो डिफ़िकल्ट हैं, उनको अचीव कैसे करना है। एंड आई एम थैंकफुल टू द टेन्योर ऑफ आर्मी दैट आई हैव इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑल्सो, थिंग्स हैव कम जो मतलब अनसरमाउंटेबल लग रही थी कि ये होगा कैसे, एंड अल्टीमेटली इट वॉज डन। हुआ, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करने पड़े, बट प्लानिंग पार्ट वाज वेल ट्रेन्ड एंड वी कुड डू इट। तो चलिए, अभी ये सफ़र अभी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, और अब चूँकि डीसी नूह है सर, और यहाँ किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं और क्या विज़न है नूह को लेकर, क्योंकि बहुत कुछ काम यहाँ भी करना है, तो वो भी इस सफ़र में जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से बतौर डीसी नूह अपना काम जो है पूरे दिन वो करते हैं। जी, अफसरनामा का हमारा सफ़र लगातार जारी है, और हमारे साथ इस सफ़र में हैं नूह ज़िले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह। सर, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को तो आपसे हमने जाना ही, आपने जो शेयर किए। नूह ज़िले की बात करें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं नूह ज़िले के अपने, इसके अलावा जो आपकी पहली जितनी भी पोस्टिंग रही होंगी उसके मुकाबले किस तरह के से अलग देखते हैं इस नूह को, और आपके नज़रिए में क्या प्राथमिकताएं हैं कि जो एक बेहतर डेवलपमेंट यहाँ पर भी आ जाए? देखिए नूह ज़िला जो है, एक तो आपको पता ही होगा कि नीति आयोग ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो 118 ज़िले जो सबसे पिछड़े ज़िले थे उनको छांटा था, उसमें से एक है। तो डेवलपमेंट यहाँ बहुत कम है, और उसके कारण भी रहे हैं अलग अलग, और मैं कई बार तो सरप्राइज़ होता हूँ कि देश की राजधानी के 100 किलोमीटर से भी कम है, और यहाँ पे लिटरेसी रेट अभी भी 57% है, महिलाओं में तो 35% है। तो एज सच कुछ जैसे कई बार लगता है कि इतना पिछड़ा जिला मिल गया, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट से अगर देखूं तो जैसे टीचर को जब पढ़ाने के लिए स्टूडेंट मिलता है, अगर उसको 90% वाला स्टूडेंट मिलेगा तो उसको 95 पर लाने में बहुत जोर लगता है। इफ़ ही हैज़ ए स्टूडेंट ऑफ 60% तो उसको तो 80 तक ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई कैन, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क। मुझे मौका मिला है और इलाके को डेवलप करना है। पहली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो एजुकेशन की है, एजुकेशन कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कोर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए, इस बारे में कुछ स्कीम्स बनाई हैं, एंड होपफुली हम इसमें जल्दी कामयाब भी होंगे। एजुकेशन की बात की, जाहिर सी बात है, अगर बेहतर एजुकेशन होगी तो वो डेवलपमेंट वहाँ अपने आप दिखेगा भी और आएगा भी, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो किसी भी गांव का हो, शहर का हो, स्टेट का हो या देश का हो, वो फिर एक बेहतर करता ही है। तो क्या लगता है कि स्कूल्स तो हैं, तो क्या लगता है कि और क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आ जाएं या एजुकेशन के सिस्टम को और बेहतर कर लिया जाए। अब चूंकि ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस जो है उसकी भी आ गई है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हो सकती है, खास तौर से नूह जैसे रीजन के लिए। हाँ बिल्कुल, हमने जैसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। देखो आर्मी सर्विस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, मतलब विदाउट नोइंग अबाउट दी प्रॉब्लम अगर उसमें घुसते हैं तो वी डोंट गेट मच सक्सेस। और जब हमने पाया यहाँ पे कि बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। अब सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोग बच्चियों को स्कूल भेजने में कतराते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। अब मेरे से पहले के अधिकारियों ने एक चीज़ शुरू की थी बड़ी अच्छी, एक बालिका वाहिनी के नाम से एक सर्विस शुरू की थी कि वो स्कूल्स को कनेक्ट करते थे और बच्चियों के लिए एक्सक्लूसिव बसेस चलाई थी। किसी वजह से कोविड के बाद जो है, कोविड से पहले भी कुछ समय से वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो हमने वो दोबारा शुरू की हैं। डॉक्टर महावीर सिंह आए थे, सरकार से हमने परमिशन ली, तो इस मामले में आई एम थैंकफुल कि सरकार का बहुत सपोर्ट रहा है
हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सीएम साहब ने हमेशा से कोई प्रपोजल भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो अब बच्चियाँ स्कूल आ सकती हैं आराम से। उसके बाद से हमने देखा है कि अटेंडेंस बढ़ गई है स्कूलों में बच्चियों की। और इस बार तो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि यहाँ सालाहेडी में एक महिला कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, जिसकी सीटें कई बार वैकेंट रह जाती थी। इस बार मेरे पास कुछ अभिभावक और कुछ बच्चियां आई चल के अपने पेरेंट्स के साथ लेके कि जी हमारे यहाँ सीटें ख़त्म हो गई हैं और आप सीट बढ़वाएं कुछ। सो आई रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट एंड आई एम थैंकफुल कि उन्होंने इमीडिएटली जो है उस सीटों में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया सीटों को। और आज के दिन मेरे ख्याल से 550-600 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ पर। ये तो बधाई के पात्र हैं आप, आपकी पूरी टीम, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे वैक्सीनेशन को लेकर, जाहिर सी बात है कि शुरुआत में लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा रहे थे। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार अपील करता रहा है तमाम अपने दर्शकों से, लोगों से, कि वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है और आपके आसपास के लिए ज़रूरी है। तो अफसरनामा का हमारा ये सफ़र लगातार जारी है और पूरा दिन से हम साथ ही हैं डीसी साहब के साथ। और जो नूह की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं और किस तरह से नूह को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछड़ा हुआ एक ज़िला है और लगातार सरकार और ज़िला प्रशासन काम भी कर रहे हैं। तो आगे भी चर्चा ये जारी रहेगी। नूह ज़िले में पीने के पानी और सिंचाई के पानी की भी एक बड़ी दिक्कत है और उसको लेकर भी एक योजना वो तैयार की है। हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे तो कोटला झील को लेकर जो है एक योजना तैयार की गई है। सर, किस तरह की पूरी योजना है और बेनिफिट अगर देखें, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की तो यहाँ पर है, तो कितना फ़र्क जो है इस योजना से पड़ेगा और कितने एरिया में इस झील को और बढ़ाने की योजना है सर? देखिए, ये फ़िलहाल ये झील जो है ये 100 एकड़ में है, 108 एकड़ एरिया है पूरा लगभग। तो इसमें अब हमारे को उम्मीद है कि अगर इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो फ़िलहाल इसका एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हैं, कितने पंप चल रहे हैं यहाँ पे। ये सारा बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है और इस पानी से अभी जो किसानों से हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ है जी, सरसों में और गेहूँ में पानी देने के लिए मिल गया। और अदरवाइज़ जो है जब बरसात का टाइम होता है तो ये सारी वाटर लॉक्ड होती है। तो अगर इसको हम बढ़ा करके यहाँ से अगर बाहर तक भी मिला देते हैं तो दैट बिकम्स अराउंड 300-400 एकड़। तो दो तरह से बेनिफिशियल होगा, इनफैक्ट 3 तरह से बेनिफिशियल होगा वो, कि एक तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, दूसरा क्योंकि नीचे कोई लेयरिंग नहीं करेंगे तो सब सॉइल वाटर को रिचार्ज करेगा ये, उससे नीचे के पानी की भी गुणवत्ता को सुधार होगा। यहाँ पे फिशरी का भी प्रोजेक्ट साथ में इसके आ सकता है, फिश मछली पालन का भी, और इस एरिया को एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि अरावली की पहाड़ी से के नज़दीक है। मैं करता हूँ आपको कॉल बैक अभी, ठीक है? ओके, हेलो, ओके। उसका ये एडवांटेज होगा कि मल्टीपर्पज़ तरीके से इलाके की जो इकोनॉमी है उनको बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा हमारे। तो अभी जो 400 प्लस एकड़ में इसको बढ़ाया जाएगा, अभी कितने में है और वो भी प्लानिंग स्टेज में है, वो बढ़ाया जाएगा, कितने में बढ़ाया जाएगा वो गवर्नमेंट विल डिसाइड, वी विल फाइंड आउट द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया को भी कंज्यूम करना ज़्यादा ठीक नहीं है, जब यहाँ इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर हो जाएगा तो ये ज़मीन सारी जो इस वक्त आपको दिख रही है बंजर, ये सारी काश्ता में आ जाएगी और यहाँ पे भी अच्छी फसल होने की वो है, संभावनाएं है। पानी के स्तर की बात करें, नूह के आसपास के इलाके में जो है लगातार पानी, ज़मीनी पानी का स्तर भी घटता जा रहा है, तो उसको लेकर भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर भी कुछ प्रयास हो, उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग है सर, कर रहे हैं कुछ? जैसे अब ये जल शक्ति अभियान जो चल रहा है भारत सरकार का, इसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के सिस्टम्स बनाने के लिए कहा गया था। तो हमने उसमें एक छोटा सा प्रयोग मैंने कभी अम्बाला में किया था ये, और एक वो भी यूट्यूब जैसे आप जैसे विद्वान लोगों से कहीं किसी ने पोस्ट किया था, उसको मैंने देखा था कि 2 या 3 कमरे का अगर घर है तो उसकी छत का पानी जो है एक बार की बारिश में 200-300 लीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर गड्ढा खोद करके कोई भी ड्रम पुराना यूज़, ऐसा भी नहीं कि नया लेना है, क्योंकि टूटा फूटा होगा तो भी और साबुत होगा तो भी उसमें छेद तो हमने करने हैं। तो हमने स्क्रैप से, कचरे से, कबाड़ से ऐसे डब्बे इकट्ठे किए, उनको नीचे दबा दिया और उसके साथ चारों तरफ पत्थर लगा दिए। तो एक बरसात का पानी उसमें स्टोर हो जाता है, 2-4 दिन के लिए अवेलेबल भी रहता है आपको यूज़ करना हो तो, अदरवाइज़ वो धीरे धीरे पानी नीचे चला जाता है। हमने कुछ लोगों से बात की इस बारे में, तो बोले जी 200 लीटर पानी से क्या कंजर्वेशन होगा, क्या होगा, तो देन वी टॉक्ड टू देम। तो मैंने उनसे बात की, कुछ स्कूल के बच्चे थे, सीनियर क्लासेस के, कुछ म्यूनिसिपल कमेटी के लोग थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे।
बोले जी हम लगा तो लेंगे एक ड्रम को, लेकिन एक ड्रम पानी से क्या होगा? व्हेन आई सेड कि यार लेट अस कैलकुलेट, इस घर में, इस शहर में 5000 घर हैं। बोले हाँ जी हैं। वो 5000 घर में अगर 200-200 लीटर पानी बचाया तो कितना बच गया? बूंद 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 करके सागर भरता है। सडनली फाउंड के 10 लाख लीटर पानी एक बरसात में जो है वो न केवल जमीन में चला गया बल्कि नालियों में बहने से बच गया। दैट मीन्स अननेसेसरी फ्लडिंग रुक गया। जो हम कहते हैं थोड़ी सी बरसात में जलमग्न हुआ शहर, और वो जो कहानी आती हैं, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। सो इट इज़ ए डबल इफेक्टिव वेपन। और उसके तर्ज पे हमने इस जिले में पूरे में जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सब में रिचार्ज वेल्स लगाए हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे सेक्रेटरीट की बिल्डिंग के बगल में ही हमने वो एक छत पे 200-400 लीटर की बड़ी टंकी खाली पड़ी थी। 400 की भी क्यों निकल, 1000 लीटर टंकी फूटी हुई थी, कबाड़ में जानी थी। उसको जाने की बजाय हमने ज़मीन में दबा दिया और छत के पाइप को उससे कनेक्ट कर दिया। तो दीज स्मॉल लिटिल स्टेप्स विल अल्टीमेटली हेल्प। हम सोचें कि जी कोई जादू होगा और हम कोई बड़ा सा बोरवेल बना के डालेंगे, वो नहीं होगा। ये तो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में भी यही रहता है कि कोई ऊपर से आ जाए, जादू की छड़ी घुमाए, उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन हम अगर ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स का हम खुद ही समाधान भी ढूंढ लेंगे और उन परेशानियों से बच सकते हैं। तो अब जो कोटला झील है, इसके भी एक्सपेंशन पर जो काम चल रहा है, तो कोशिश यही है कि जो पानी को बचाना है और बचाने के बाद वो आपके सही इस्तेमाल में आ सके, उसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, जिला प्रशासन काम कर रहा है। सर लगातार जो है इसको लेकर लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि अकेले सरकार या प्रशासन के करने से कुछ नहीं होगा, हमें भी आगे आना होगा। तो अफसरनामा का सफ़र हमारा लगातार जारी है। अफसर के ऑफिस चलेंगे और किस तरह से सर का ऑफिस काम करता है वो आपको दिखाएंगे। अफसरनामा में बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है और हमारे साथ नूह जिले के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह जी हैं। सर, नूह को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या चुनौतियां, उन तमाम विषयों पर बात की। एक जो सबसे बड़ी और यहाँ जो ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ अगर लार्जर स्केल पर आती है तो जो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, उसको पर लग जाएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि इंडस्ट्रीज़ आना नहीं चाहती, तो वो एक माहौल बने। और अब कहीं ना कहीं एक एडवांटेज यहाँ की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी आ रहा है, केएमपी यहाँ पर है, तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है। तो अब ज़रूरत सिर्फ ये है कि इन्वेस्टर आए। देखिए, इसके लिए प्रयास जारी हैं और आप देखेंगे, अगर आपने इस इलाके के बारे में देखा हो, तावड़ू के आसपास बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े नंबर में वेयर हाउसेज आए हैं। दैट्स बेसिकली लॉजिस्टिक्स हब, in spite of the fact that is still a part of district Nuh. And other factor is कि जैसे गुड़गांव फरीदाबाद में ज़मीनों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो they found a cheaper alternative closer home and the people will move further in. आएंगे लोग आगे। जैसे भी हम बात कर रहे थे, उस पर कोटला झील की बात कर रहे थे, वहाँ पे टूरिस्ट लाना भी अपने आप में एक टास्क होगा। बट जहाँ पे आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिली है, वहीं से बहुत बड़ा स्कोप मिला है लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट का। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स की पॉलिसी आई है जिसके अंदर व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाना होगा, वो इस इलाके की डोमेस्टिक इंडस्ट्री, काफ़ी गांव में तो ऐसा है कि वो काम ही स्क्रैप का करते हैं, तो उनके टेस्ट का प्रोफेशन होगा। स्क्रैपिंग की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आ सकती हैं बड़ी तादाद में, तो पोटेंशियल इज़ वेरी हाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कुछ परसेंट लोग हैं जो शायद अभी भी मे बी स्टिल लुकिंग फॉर इजी मनी एंड क्राइम एंड ऑल दैट, बट ऑन एन एवरेज आई फाउंड के लोग यहाँ के जो है वो ईमानदारी से मेहनत करके कमाना चाहते हैं, गिवन अ परसेंटेज। कुछ चैलेंजेस जो देखने को मिलते हैं, खासतौर से अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ को लगता है कि शायद इस तरह का माहौल नहीं है, वो अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, खैर चूँकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड, नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है उनके पास, तो वो वहाँ से वो पूरी हो सकती है। लेकिन हर इंडस्ट्री ये चाहती है कि एक मिक्सचर रहे एम्प्लॉयज़ का ना, कि जहाँ पर उन्होंने लगाया वहाँ का तो लोकल रहे, बाहर का भी कुछ आकर करे। तो उस लिहाज से यहाँ वो एक माहौल भी तैयार करने की ज़रूरत, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और बाहर से भी लोग आए जो उन इंडस्ट्री के साथ जुड़े होंगे। व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि जब यहाँ के लोगों का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट बीच में जुड़ जाएगा ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, देयर ओन लिवलीहुड इज़ अटैच्ड टू इट, तो वो जो रेजिस्टेंस है, जिसको सो कॉल्ड रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो नहीं होगा। आई डोंट बिलीव कि मतलब एनीबडी वुड लाइक टू प्ले विद हिज ओन एम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंडली, जब तक लोकल लोगों का इंटरेस्ट उसमें जुड़ता है,
दे विल रादर फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट. दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड आई थिंक अब देखिए, अब IIT वगैरह में एडमिशन्स की संख्या बढ़ गई है. ITIs हमारे हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. आप यहाँ के लोगों की स्किल को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमारे को. आप देखेंगे यहाँ का जो अनपढ़ मोटर मैकेनिक है ना, मोटर व्हीकल का मैकेनिक, वो हमारे ITI क्वालिफाइड से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है. चाहे वेल्डिंग का काम है, चाहे मशीनिंग का काम है, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर इंटेलिजेंट पीपल. और उनको अगर ट्रेडिशनल स्किल के साथ साथ उनको फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री मिल जाती है तो दे विल बी एन एसेट टू द इंडस्ट्री. यानी स्किल है, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है और उसके लिए प्रयास आप लोग कर ही रहे हैं. इसके अलावा सर ऑफिस किस तरह से काम करता है? क्योंकि जिस तरह से नूंह को समझा जाता है कि पिछड़ा है नूंह, तो ई ऑफिस की बात यहाँ थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं इतना वर्क करता होगा या नहीं करता होगा. तो कहीं ना कहीं शुरुआत में एक बड़ा चैलेंज आया होगा उसको इस्टेब्लिश करने में. शुरू में लगा कि ई ऑफिस की जब बात आई, सारी डिक्टेशंस भी पूरी तरह से खुद लिख करके ही देनी पड़ रही थी. और ई ऑफिस के बारे में तो लगा कि जी शायद ई ऑफिस पे फाइल अपलोड कर ही नहीं पाएंगे. तो देन वी स्टार्टेड विद सिंपलर डॉक्यूमेंट्स. देन वी सेड ओके फाइन, लेट अस बिगिन विद अवर कैजुअल लीव एप्लीकेशंस. जिसको कोई भी लीव एप्लीकेशन देनी है, लेट अस एंटरटेन दैट ऑन ऑफिस ओनली. वैक्सीनेशन को लेकर खास तौर से, और बाकी बतौर DC आप नूंह के लोगों से अपील करना चाहे, प्रदेश के लोगों से एक अपील, क्योंकि कोविड का समय अब तीसरे वेरिएंट का भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है. जी, देखिए, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो नूंह जिला के जो धर्मगुरु हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट वर्कर हैं, जो NGOs हैं, हमारे हेल्थ वर्कर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब रिव्यू किया गया था 3 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस वक्त हम लगभग 27% पे बैठे थे. 27% फर्स्ट वैक्सीनेशन हुए थे, जो आज हम 60 को क्रॉस करने वाले हैं विद इन 15-20 डेज. इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है, खासतौर पे हेल्थ वर्कर्स और उलेमास, जो लोगों ने जिनको मोटिवेट किया, नंबरदार, डिपो होल्डर, सरपंचेस. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 100 का आंकड़ा क्रॉस हो गया. 100 गांव ऐसे हैं जो अब 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पेशली जनसभा में सब लोगों से अपील की थी, यहाँ आए थे सूरजपुर जिला में, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं. तो आपके माध्यम से मैं अपने ज़िले के लोगों से भी और बाकी सब लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए तीसरी लहर का खतरा अब बढ़ गया है. जिस ढंग से मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि शायद कल से स्कूल आधी स्ट्रेंथ पे चलेंगे, ऐसा कुछ आदेश आया है, और वैक्सीनेशन के अलावा कोई बचाव नहीं है. दिस इज़ वेरी श्योर. वेस्ट में जो डाटा था उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो लोग थर्ड वेव में इन्फेक्ट हुए थे, उनमें से 95% लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया. तो आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू अपील एवरीबडी, सबसे अपील करूँगा कि खुद भी वैक्सीनेट कराइए, आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए. अगर 100 आदमियों की कॉलोनी है, 1000 आदमियों का गांव है, और उसमें से 20 लोग भी वैक्सीनेट नहीं कराते हैं, तो खतरा उतना का उतना रह जाता है. अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को समझते हुए सब लोग वैक्सीनेट कराएं. हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक सो मच. तो हम भी अपील करेंगे तमाम लोगों से कि वैक्सीन वो ज़रूर लगाएं, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें. और अफसरनामा का ये सफ़र फ़िलहाल यहीं इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए. देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा.